हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल लेवल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नैथानियल हॉथॉर्न। ये जो है एक जो है ना अमेरिकन राइटर थे। और ये जो है ना न्यू इंग्लैंड, अब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, इनका इंट्रोडक्शन बताऊँगा, इनके वर्क्स और इनकी लाइफ एंड डेथ एंड करियर सब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनका जो है एक फेमस जो वर्क है वो है द स्कारलेट लेटर, जिसमें एक लेडी की कहानी दिखाई जाती है। जैसे जो है उसने एक क्राइम किया होता है, उसने एक सिन किया होता है, जो वो होता है एडल्ट्री, मतलब कि उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और उसके गले में लेटर टांग दिया जाता है जो उसको पूरी लाइफ टाइम पहनना होता है। तो अब वो जो है शादीशुदा तो थी ऑलरेडी, लेकिन उसने क्या किया था, एक सिन किया था, एडल्ट्री की थी। उसने दूसरे जो है मतलब कि एक पादरी था चर्च में, उससे जो है ना मोहब्बत करके, उससे प्यार करके उसने बहुत बड़ी वो गलती कर दी थी। तो इस वजह से उसको जो है वहाँ के टाउन के लोगों ने उसे जो है एडल्ट्री का वो मतलब वो जो है एक तरह से एडल्ट्री के लिए गिल्टी प्रूफ कर दिया था। और दूसरा, उसके गले में जो है एक लेटर पहना दिया था, जो बोला गया था कि उसे जो है ना जीवन भर उसे पहनना है, उसकी डेथ तक। और यहाँ तक कि उसके जो ग्रेव स्टोन पे भी लिखवाया जाएगा, ताकि जो है जो भी कोई भी ऐसी गलती जो है करने से पहले डरे। ठीक है। तो ये तो स्कारलेट लेटर का एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अब आज की वीडियो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, चलिए। ठीक है। मैं इसको जो है ना दोनों ही, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि जो है मैं आपके लिए इंग्लिश में भी बोलूँगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा, और हिंदी में भी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। New England writer Nathaniel Hawthorne was born in 1804 in Salem, Massachusetts, where his paternal ancestors had been prominent since the founding generation। ठीक है। तो ये जो नैथानियल हॉथॉर्न थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 1804 में हुआ था, और ये न्यू इंग्लैंड राइटर थे। और कहाँ पे हुआ था? सैलेम नाम की जगह पे हुआ था। और ये सैलेम जो है, सैलेम जो नाम की जगह है वो कहाँ है? मासाचुसेट्स नाम की एक जगह पे। ठीक है। वेयर हिज पैटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब कि जहाँ पे उसके जो है पूर्वज हैड बीन प्रोमिनेंट सिंस द फाउंडिंग जनरेशन, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग थे। जब से ये जनरेशन उनकी शुरू हुई तब से वो वहीं पे रह रहे थे। हु देन स्पेल्ड देयर लास्ट नेम हैथॉर्न। तो अब उन्होंने क्या करा, अपना जो सरनेम था ना, लास्ट नेम मतलब कि सरनेम था, वो हैथॉर्न नाम पे रख लिया। ठीक है। हैथॉर्न उनका सरनेम रहा, शुरू किया उन्होंने रखना। ठीक है। व्हेन ही बिगैन राइटिंग फिक्शन, जब उन्होंने अपना जो है ना फिक्शन राइटिंग, मतलब कि जो है लिटरेरी करियर स्टार्ट किया, तो ही वॉज ड्रॉन इनटू अ सर्च। उनको जो है ना एक तरह से वो जो है ना मतलब कि खोजबीन में लगे। ठीक है। अब किस चीज़ की खोजबीन में लगे? फॉर मटेरियल इन द करियर्स ऑफ हिज अर्ली एंसेस्टर्स, मतलब कि उनके जो अर्ली एंसेस्टर्स थे ना, वो भी जो है अपने एक जो है ना मटेरियल, अच्छा मटेरियल यूज़ करते थे उन, और अच्छे उनका जो करियर था ना एज अ राइटर का था। ठीक है। तो एंड इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड, तो जो है वो किस लिए जाने जाते थे कि अपनी हिस्ट्री में, मतलब पास्ट में, कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड के, क्योंकि वो बहुत अच्छे वर्क्स कंपोज करते थे उसके पूर्वज। ठीक है। वाइल अटेंडिंग बॉर्डिंग कॉलेज। ठीक है। मतलब कि जब वो बॉर्डन कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, तो हैथॉर्न बिगैन राइटिंग टेल्स। तो उस टाइम पे उन्होंने जो है लॉन्ग स्टोरीज़ और नॉवेल्स, या फिर लॉन्ग लॉन्ग टेल्स टेल्स मतलब स्टोरीज़ ही होता है, उनको लिखना शुरू किया। और रोमांस और बोथ, अब उन्होंने या तो रोमांटिक नॉवेल्स लिखे, स्टोरीज़ लिखी, या फिर जो है उन दोनों का मिक्सचर लिखा, या फिर जो है दोनों ही साथ में लिखे, ऐसे उन्होंने बता रहे हैं। ठीक है। ही वुड गो ऑन टू राइट मैनी अमेरिकन स्टोरीज़। अब उन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा
जो है जो अपनी शुरुआत तो कर ही चुके थे वो कॉलेज से राइटिंग में, लेकिन उन्होंने जो है अपने वर्क्स में अमेरिकन स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा लिखा एंड नॉवेल्स भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखे, इंक्लूडिंग यंग गुडमैन ब्राउन। तो अब उनका जो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल जो मतलब उनके वर्क्स रहे, नॉवेल्स रहे, वो कौन कौन से थे? यंग गुडमैन ब्राउन, ये लिखा गया था 1835 में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है ट्वाइस टोल्ड टेल्स, ये लिखा गया था 1837 में। फिर है इथान ब्रांड, ये जो है लिखा गया था 1850 में। फिर वही जो अब हमारा सिलेबस में भी है द स्कारलेट लेटर, ये लिखा गया था 1850 में, वही सेम ईयर में। फिर नेक्स्ट जो है लिखा गया था द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, ठीक है, ये लिखा गया था 1851 में। और जो लास्ट जो उनका प्रोमिनेंट नावल है वो है द ब्लिथेडेल रोमांस, ये लिखा गया था 1852 में, ठीक है। इन स्केचेस टेल्स एंड रोमांसेस पब्लिश्ड इन द सेकेंड थर्ड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब जो स्केचेस थे या फिर स्टोरीज थी, नॉवेल्स थे, टेल्स थे, ठीक है, या रोमांसेस वाला रोमांटिक प्लेस थे, या फिर थे वो सॉरी रोमांटिक स्टोरीज़ थी, वो जो पब्लिश हुई थी ना, वो सेकंड थर्ड मतलब कि आप लगाओ जैसे 100 साल में ऐसे वो होता है ना, मतलब पूरा सेंचुरी होती है ना 100 की, तो 25 करके हम ऐसे करके चलते हैं कि 25 का इतना हो गया, 25 का, तो थर्ड पार्ट मतलब कि क्या हो गया 75 ईयर्स, ठीक है। तो थर्ड ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब थर्ड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, हॉथरॉन चूज़ मेनली अमेरिकन मटेरियल। तो हॉथरॉन ने क्या डिसाइड करा कि मैं जो है ना सारे टॉपिक्स पे ना लिख के या सब उस पर जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ, और क्या चूज़ कर लेता हूँ, अमेरिकन मटेरियल्स, मतलब कि अमेरिकन लिटरेचर या फिर अमेरिकन उनको जो है चूज़ कर लेता हूँ, और उस पर जो है मैं अपना जो स्टोरीज़ होंगी वो उस पर कंपोज करूँगा, ठीक है। तो ड्राइंग स्पेशली ऑन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड, तो उन्होंने जो है अपने अमेरिकन मटेरियल्स में अमेरिकन लिटरेचर में अमेरिकन मतलब अमेरिकन जो उनका कल्चर था उस पर उन्होंने शुरुआत करी लिखना, और उसको चूज़ कर लिया कि मैं इस पर लिखूँगा। और क्या हुआ, ड्राइंग जो स्पेशली ऑन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड, तो उन्होंने जो है अपनी हिस्ट्री में जो मतलब पास्ट में जो उनके एंसेस्टर्स थे या उन्होंने जो एंसेस्टर्स रहे या फिर जो और लोग रहे उनके बारे में मैं लिखूँगा अपने वर्क्स में। और जो है हिस्ट्री ऑफ न्यू कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड, मतलब कि जो नया इंग्लैंड था ना, पुराना इंग्लैंड नहीं, नया इंग्लैंड था ना, उनकी कॉलोनीज़ के बारे में लिखूँगा। हिज नेटिव सैलम इन द टाइम ऑफ हिज अर्ली अमेरिकन एंसेस्टर्स, या फिर उनके बारे में लिखूँगा जो मेरे जो है ना मतलब पहले अभी कुछ टाइम पहले के पूर्वज रहे, ठीक है, उनके जो उसके पूर्वज रहे उनके जो नेटिव थे या नेबर्स थे ना, जो सैलम नाम की जगह पे उनके बारे में लिखूँगा, ठीक है। या फिर हायर टू द प्योरिटन, मतलब कि वारिस, ठीक है, ट्रेडिशन एंड अलर्ट टू द ट्रांसेंडेंटल थ्रू प्रोमिनेंट इन हिज रीजन एंड टाइम, मतलब कि उनके ट्रेडिशन के बारे में या फिर वो क्या जो है किस समय में वो जो है अच्छे समय में किस समय में वो रहते थे, कौन सी जगह पे रहते थे। ही सब्जेक्टेड बोथ टू हिज स्केप्टिकल क्वेश्चनिंग स्क्रूटनी इन द मॉरल एंड साइको, तो उसने क्या करा कि जो है ना उसने दोनों को जो है कंबाइन करके और एक क्वेश्चनिंग स्क्रूटनी बनाई कि मतलब कि मॉरली कैसे रहेंगे और साइकोलॉजिकली कैसे रहते थे, प्रूविंग दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज फिक्शनल वर्क। तो उसने जो है ना ये उसकी जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी उसके फिक्शनल वर्क्स की, कि उसने जो है मॉरल और साइकोलॉजिकल जो है कैसे जो लोग रहते थे और कैसे उसने मतलब अपने वर्क्स में दिखाया है, कंसिडरिंग गिल्ट एक्चुअल और इमेजिन्ड। तो उसने जो है एक तरह से अपना जो है ना गिल्ट भी कंसिडर किया है कि क्या वो एक्चुअल मतलब तरीका था, एक्चुअल में थे वो ऐसे रहते थे मतलब सच में ऐसे था, या जो है खाली वो इमेजिनेशन है। रिवील्ड और कंसील्ड, मतलब कि या तो वो जो है बहुत सारे लोगों को पता पता है या फिर कंसील्ड की नहीं पता है। टू बी यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, अब जो है वो जितने भी यहाँ पे अर्थ पे ह्यूमंस हैं उन सब ने उससे एक्सपीरियंस सच में किया है, यूनिवर्स के जितने भी ह्यूमंस हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। ही ट्रेस्ड आउट इन हिज कैरेक्टर द टाइप्स एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ गिल्ट, अब उसने जो है क्या करा कि चलो
इन सब पे तो हो गया। अब वो मैं अपने आप खुद पे करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर में क्या जो है टाइप्स, क्या मेरी क्वालिटीज़ हैं, क्या मेरे जो है फॉल्ट्स हैं, क्या मतलब मेरे गिल्ट्स हैं, ठीक है। द सीरियसनेस ऑफ हिज लिटरेरी पर्पस, मतलब कि उसका जो है कितने वो सीरियस है अपने लिटरेरी करियर को लेके। हिज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कितना वो खुले विचारों वाला है। एंड हिज इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, मतलब कि उस वो कितना जो है उसका मतलब आइडियाज़ वाला माइंड है, कितना वो सोच सकता है, कितना वो आर्ट को फोकस करता है। और ठीक है, तो ये सब किसने रिकॉग्नाइज़ किया था? हरमन मेलवेल ने। ये जो हरमन मेलवेल थे, इन्होंने ये सब इसको रिकॉग्नाइज़ किया था कि कैसे कैसे वो क्या क्या करता है। एंड अदर्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज, तो अब जो भी उसके कंटेम्प्रेरी रहे तो उन्होंने उसके बारे में कि वो कैसा माइंड है उसका, कैसा जो है लिटरेरी पर्पस में वो कैसा उसका सीरियसनेस है, सब उन्होंने जो है उसके कंटेम्प्रेरीज ने और ये हरमन मेलवेल ने रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है। He plays a number of characters and scenes among the most memorable in world literature। तो उसने क्या करा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने वर्क में इंट्रोड्यूस कराता था, बहुत सारे सीन्स इंट्रोड्यूस कराता था। तो उससे क्या होता था, एक तरह से ना उसका जो वर्ल्ड में जो उसका लिटरेरी वर्क्स होते थे ना, वो वर्ल्ड लिटरेचर में क्या जो है याद रखने वाले हुआ करते थे या नहीं, तो वो ये बोल रहे हैं, ही वॉज अ मास्टर ऑफ अ प्रोज स्टाइल दैट इज़ इंडिविजुअल सिंपल एंड डायरेक्ट। अब वो जो है ना बहुत ही अच्छा जो है ना लिखता था वर्क्स को, अपने प्रोज को लिखता था, तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखता था। तो उसे जो है ना ये लोग कंसिडर करते थे उसके कंटेम्प्रेरीज की वो जो है ना मास्टर है। अब और उसका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, प्रोज जो वो लिखता है वो बहुत ही अच्छे लिखता है। दैट इज़ इंडिविजुअल सिंपल एंड डायरेक्ट। अब जो है मतलब वो जो टैलेंट है ना लिखने का वो सिर्फ इसी के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी है उसके वर्क्स में, और वो डायरेक्ट लिखता है, ये नहीं कि इधर उधर घुमा फिरा के लिखेगा। येट रिचली वेरीड, तो ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है दिखाया गया है। हॉथॉर्न्स हॉथॉर्नेज राइटिंग इन्फ्लुएंस्ड मेलवेल। अब जो हॉथॉर्ने की जो राइटिंग थी ना उससे कौन इन्फ्लुएंस हुए थे, मोटिवेट कौन हुआ था? मेलवेल है, ठीक है। हु डेडिकेटेड मॉबी डिक। अब जो है उन्होंने क्या करा था, मॉबी डिक नाम की एक जो है नॉवल कह लो या वर्क लिखा था उन्होंने 1851 में, ठीक है। और टू हॉथॉर्ने, अब जो हॉथॉर्ने थे उनके लिए मॉबी डिक नाम की जो नॉवल थी या बुक थी या फिर स्टोरी थी, ये इनके बारे में उन्होंने इनको डेडिकेट करते हुए लिखी थी। एज वेल एज हेनरी जेम्स एंड विलियम फॉकनर, मतलब कि अब ये जो उनकी जो नॉवल थी बुक थी ये जो है हॉथॉर्ने को तो थी ही डेडिकेट, उसके साथ साथ हेनरी जेम्स को भी डेडिकेट थी और विलियम फॉकनर को भी डेडिकेट थी। दे वर ड्रॉन पर्टिकुलरली बाय हिज सिम्बॉलिकल मैथड। अब जो है ना ये लोग जो है किस वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, जो उसने सिम्बॉलिक मैथड यूज़ करा, जो उसने सिम्बल्स यूज़ करे। एंड हिज अटेंशन टू द डार्क एलिमेंट्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब क्या हुआ कि उनकी जो अटेंशन थी ना, जो डार्क एलिमेंट्स थे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में, जो डार्क जो टाइम था या डार्क जो उसके सीक्रेट्स थे, डार्क जो उसके चीज़ें थी, मतलब ह्यूमंस कैसे मतलब जो है गलत भी करते थे सब, तो उस पे भी जो है इनकी एक तरह से जो है इस बुक के थ्रू अटेंशन उस पर भी डालने की कोशिश करी है, ठीक है। थ्रू बोथ डायरेक्ट स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल। अब जो है उस दोनों ही इसमें जो है दोनों ही चीज़ें यूज़ हुई हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट भी इस बुक में लिखा गया है और एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। और ही हेल्प डिफाइन फॉर हिज एज द लिटरेरी स्केच। तो उसने जो है अपनी जो एज है ना उसको जो है ना बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है कि ये जो एज थी ना वो लिटरेरी स्केच, मतलब कि लिटरेरी जो इसमें वर्क्स थे या लिटरेरी जो उस टाइम पे स्केचेस बनाए जाते थे कि मतलब ये राइटर चलो जैसे विलियम शेक्सपियर हैं उनका स्केच बना दिया कि ये थे। और या फिर जो उनके टेल मतलब कि जो उनके नॉवल स्टोरीज प्लेज थे उन वो कैसे लिखते थे। एंड लॉन्ग फिक्शन दैट फ्यूजेस रोमांस, या फिर जो है कुछ ऐसे नॉवेल्स जो मतलब फ्यूज़ मतलब कि जो बिल्कुल जो है ना रोमांस को अपने नॉवेल्स में नहीं दिखाते थे, बस जो है ऐसे ही बस। या फिर साइकोलॉजिकल रियल मतलब कि ना तो वो साइकोलॉजिकली जो है वो दिखाते थे अपने नॉवेल्स में और ना ही रोमांस दिखाते थे, ठीक है।
तो आगे है, हॉथॉर्ने लिव्ड इन न्यू इंग्लैंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। हॉथॉर्ने जो है ना, मतलब ज़्यादातर टाइम जो है न्यू इंग्लैंड में ही रहे, ठीक है। मतलब जो उनकी पूरी जो लाइफ थी उसमें से अधिकतर लाइफ उन्होंने जो है न्यू इंग्लैंड में ही रह के काटी, ठीक है। एट वन पॉइंट लिव्ड इन कॉनकॉर्ड, और एक ऐसा टाइम भी आया कि वो कॉनकॉर्ड नाम की जगह पे रहे। और कॉनकॉर्ड कहाँ पे है? मासाचुसेट्स नाम की जगह पे है। और कभी वो जो है वेयर ही लिव्ड नियर राल्फ वाल्डो एमर्सन, तो वहाँ पे जो है, अब जो ये जगह थी तो हमने पढ़ा ही था ना, राल्फ वाल्डो एमर्सन भी कॉनकॉर्ड नाम की जगह पे ही रह चुके हैं। तो वो जो ये जो रहते थे हॉथॉर्ने, वो भी राल्फ वाल्डो एमर्सन के कुछ बिल्कुल घर के पास ही उस टाइम पे रह चुके हैं। और हेनरी डेविड थॉरे, ये जो हेनरी डेविड थॉरे हैं, इनके इनके घर के पास, मतलब जो ये सब थे ना, ये सब एक तरह से नेटिव्स या नेबर्स ही थे, बहुत पास पास ही रहते थे ये लोग, ठीक है। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो ही डाइड ऑन मे 19 1864। तो अब ये हॉथॉर्ने जो थे, इनकी जो डेथ हुई थी ना, वो 19 मई 1864 को हो गई थी। एंड वॉज बरीड इन स्लीपी हॉलो सिमेट्री इन कॉनकॉर्ड। अब इनको जो है ना एक स्लीपी हॉलो सिमेट्री नाम की जगह पे कॉनकॉर्ड में मैसाचुसेट्स नाम की जगह पे दफना दिया गया था। तो ये इनका मतलब एक तरह से इनकी डेथ हो जाती है। और ये इनका इंट्रोडक्शन, लाइफ एंड वर्क्स और डेथ वगैरह सब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे मिलता हूँ अगली नई वीडियो में। जय हिंद।